हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। मतलब कि कहानी बढ़ते 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 आगे बढ़ते बढ़ते इतनी आगे आ चुकी है कि अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और मतलब कि हम मोस्ट एडवांस प्लांट्स पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, जो कि है एंजियोस्पर्म्स। आगे आपको बात समझ। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था द किंगडम प्लांट किंगडम, तो हमने स्टार्ट किया था एल्गे से। हमने डिवीजन एल्गे को पढ़ा था और अब हम आज पढ़ रहे हैं डिवीजन कौन सा, एंजियोस्पर्म। मतलब कि जो स्टोरी है वो एडवांसिटी में मैक्सिमम एडवांसिटी की तरफ आ चुकी है। एल्गे वाज द सिंपलेस्ट एंड एंजियोस्पर्म कैसे है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस। तो सबसे ज़्यादा जो हायर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो क्या मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स का? तो पहली बात तो फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि अब जो हमारा प्लांट है उसमें आने वाले हैं फ्लावर। अभी तक हमने जो भी पढ़े एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, किसी में भी फ्लावर्स नहीं थे। जिम्नोस्पर्म्स में कहानी सीड तक पहुंच गई थी, सीड्स आ चुके थे उसमें, लेकिन कैसे सीड्स थे? नेकेड, द सीड्स वर नॉट कवर्ड। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स का मतलब ही होता है कवर्ड सीड्स। जो ये वर्ड है एंजियो, इट मीन्स कवर्ड। इसका मतलब ही क्या होता है? कवर्ड। और स्पर्म मीन्स आपको पता है, स्पर्मा मीन्स सीड्स। स्पर्मा का क्या मतलब है? सीड्स। तो ये हो गए सीड। तो एंजियोस्पर्म ऐसे वाले हायर प्लांट्स हैं जिसमें सीड्स कवर्ड हैं, मतलब कि ओवरी इज प्रेजेंट। वहाँ पे क्या था जिम्नोस्पर्म्स में? ओवरी प्रेजेंट नहीं थी, ओवरी एब्सेंट थी। इस कारण से जो सीड्स थे वो नेकेड थे, दे वर नॉट कवर्ड। बट यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, इसलिए एंजियोस्पर्म्स कैसे रहेंगे? ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कवर्ड सीड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अब ये बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, क्योंकि आप अपने आसपास जितने प्लांट्स देखते हैं ऑलमोस्ट एवरी प्लांट फ्लावर, मतलब कि हर प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में। ठीक है। द रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टॉल ट्रीज यूकेलिप्टस। तो हमें ये पॉइंट ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। मतलब मिल सकता है क्या? मिलता है। उसमें एक इतना छोटा सा पेड़ वोल्फिया जो कितना होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, वो भी होता है एंजियोस्पर्म। और यूकेलिप्टस, आप सभी ने देखा है यूकेलिप्टस की हाइट कितनी ज़्यादा होती है, हाइट 100 मीटर तक हो सकता है, तो वो भी एंजियोस्पर्म है। मतलब एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो कितनी क्लासेस होती हैं? देयर आर 2 क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। पहला होता है डाइकोटिलेडन्स एंड दूसरा होता है मोनोकोटिलेडन्स। अब आप बोलोगे ये क्या है डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन? कोटिलेडन ही क्या होता है? तो कोटिलेडन क्या होता है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझ लो अभी, कि कोटिलेडन्स आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जिसमें कि न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। अब अगर ऐसे वाले प्लांट हैं जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, जैसे आप अगर कोई सीड होता है, बेसिकली सीड्स के बेसिस पे ये एक्सप्लेन करा गया है। तो जैसे सीड होता है, आपने वो देखा होगा, चना देखा होगा, चने को आप ऐसे बीच से स्प्लिट करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है ना, तो दैट ईच सिंगल पार्ट इज कोटिलेडन। ठीक है। तो दैट ग्राम जो हो गया वो किस में आ जाएगा? जनरली वो हो जाता है डाइकॉट। और वही बात करें मोनोकॉट, तो मोनोकॉट्स में कौन आएंगे? जो सिंगल ग्रेन होते हैं विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2। ठीक है। व्हीट, सीरियल्स, ये सब जनरली, तो वो हो जाएंगे मोनोकोटिलेडन। तो ये दोनों डाइकॉट एंड मोनोकॉट किसकी क्लासेस होती हैं? दीज 2 आर द क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये बात अभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद कर लिया कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, और साथ ही साथ में आपने ये भी लर्न किया कि एंजियोस्पर्म्स की 2 क्लासेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोकोटिलेडन। तो मोनोकोटिलेडन की क्या पिक्यूलरिटी है? हैव ओनली 1 कोटिलेडन। कितना कोटिलेडन होता है उसमें? सिंगल कोटिलेडन आपको उसमें मिलेगा। पैरेलल वेरिएशन इन लीव्स। अब आप बोलोगे मैम पैरेलल वेरिएशन क्या होता है? अगेन मॉर्फोलॉजी में ये कंसेप्ट है, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कर दूंगी मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, आपको लीफ की सरफेस एकदम प्लेन दिखती है क्या, स्मूथ? नो, आपको लीव्स की सरफेस पे एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कंटिन्यूस लाइंस आपको मिल सकती हैं ऐसे करके, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये एक लीफ है, ये एक बीच में लाइन होती है और कुछ ऐसा रहता है,
नेटवर्क जैसा रहता है। तो ये वेनेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। ये जो लीव्स पर आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, दे आर नोन एज वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है, तो अब ये जो पैटर्न है ये कैसा है? अगर ये ऐसा नेटवर्क लाइक है तो हम इसे बोलते हैं रेटिकुलर वेनेशन, और अगर ये बिल्कुल लाइन से है तो इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। तो हमको मोनोकॉटिलिडन्स में कौन सा वेनेशन मिलता है? लीव्स में, लीव्स से हमको मिलता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, trimerous flowers, 3 members of each floral roll is present। अब जो फ्लावर होता है उसमें ट्राइमेरस कंडीशन होती है। ट्राइमेरस का क्या मतलब है कि जो फ्लोरल रोल्स हैं उनके 3 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। अब फ्लोरल रोल्स क्या होता है, कैसे होंगे, क्या होगा, मुझे लगता है ये मॉर्फोलॉजी का डिटेल टॉपिक है और आपको ये वहीं इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप लर्न कर सकते हैं कि मोनोकॉटिलिडन जो होते हैं दे हैव ट्राइमेरस फ्लावर, मतलब कि 3 कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, डिटेल स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग डाइकोटिलिडन। तो डाइकोटिलिडन में क्या हो जाएगा? हैव 2 कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसमें सीड में। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, अभी मैंने आपको समझाया था ना पैरेलल एंड रेटिकुलेट, तो यहाँ पे लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और यहाँ पर टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे फ्लोरल रोल्स में 4 या 5 मेंबर प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें मोनोकॉटिलिडन में तो देवर ट्राइमेरस, वहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे फ्लोरल रोल में। यहाँ पे हो सकता है टेट्रामेरस और पेंटामेरस, और मोनोकॉट्स में कैसा रहेगा? मोनोकॉट्स में था हमारा ट्राइमेरस। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। और ये दोनों क्या है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर द पार्ट टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिविजन एंजियोस्पर्म। चलिए, अब जो एंजियोस्पर्म की मोस्ट खास फीचर जो होता है, मैं तो ऐसे ही आपको समझाऊंगी, तो जो मोस्ट आइडियल फीचर होता है उसका वो होता है फ्लावर। मतलब एंजियोस्पर्म इसीलिए इतने स्पेशल है क्योंकि उसमें फ्लावर डेवलप हो गया है। तो चलिए अब हम एक फ्लावर की स्टडी करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो एक फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि जो एक फ्लावर होता है, फ्लावर में होते हैं 4 रोल्स। क्या होते हैं फ्लावर में? 4 रोल्स। अब बोलोगे मैम ये रोल्स क्या होते हैं? रोल्स आर द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्लावर, जिससे मिलकर फ्लावर बना है। तो कितने हैं? 4 रोल्स। नंबर 1 मैं नाम लिख रही हूँ कैलेक्स। क्या लिख रही हूँ मैं? कैलेक्स। दूसरा मैं लिख रही हूँ कोरोला। तीसरा मैं लिख रही हूँ एंड्रोशियम। और चौथा मैं लिख रही हूँ गायनोशियम, GYNO, गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम। These 4 आर द रोल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अब आप बोलोगे कैलेक्स क्या होता है मैम? तो कैलेक्स आपको मैं बताऊंगी, कैलेक्स इज दिस पार्ट। ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, दिस इज द कैलेक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। अब आप बोलोगे कैलेक्स में तो मुझे ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो जब कैलेक्स जिन 2 चीज़ों से या जितनी भी 3, 4, 5 जितनी भी ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, तो हम कैलेक्स की यूनिट को बोल देते हैं सेपल। क्या बोल देते हैं हम लोग? सेपल। तो दीज आर द सेपल्स विच आर द यूनिट ऑफ कैलेक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकेंड बोला मैंने कोरोला। कोरोला क्या होता है? ये जो आपको कलर्ड लीव्स दिख रही है ना, कलर्ड आपको पेटल्स दिख रही हैं, जो कलर्ड पेटल्स दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड द कोरोला। अब कोरोला क्या है? कोरोला की जो यूनिट हो गई वो क्या हो जाएगी? वेरी गुड, वो हो जाएगी पेटल। जो पेटल्स है उनको हम साथ में मिला के बोल देते हैं कोरोला। तो ये जो हो गई ऊपर, ये पेटल वाला पार्ट हो गया, कोरोला वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रिप और ऊपर एक बल्ब, दिस लॉन्ग स्टॉक एंड बल्ब। यहाँ भी देख लो, लॉन्ग स्टॉक एंड बल्ब। ये जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्टॉक्स एंड बल्ब, जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंड्रोशियम। मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो होता है एंड्रोशियम। और ये जो एक एक है, जो मैंने एक लंबी सी स्टॉक और ये बल्ब बनाया है, दिस लॉन्ग स्टॉक एंड बल्ब, इट इज नोन एज स्टेमेन। व्हाट इट इज नोन एज? स्टेमेन। स्टेमेन बोलते हैं हम इसको। और लास्ट में अगर हम बात करें गायनोशियम, तो गायनोशियम क्या होता है? फीमेल पार्ट, जो जनरली सिंगल होता है। ये देखो आप, ये सिंगल जो ये प्रेजेंट है, दिस इज द
फीमेल पार्ट गाइनोशियम। और ये क्या कहलाता है गाइनोशियम? गाइनोशियम इज द रोल एंड दिस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पिस्टल या फिर कार्पिल, CARPEL, कार्पिल। तो आपको समझ में आया, जो फ्लावर होता है उसमें 4 रॉल्स होते हैं। पहला होता है ये नीचे क्या है? कैलिक्स, जिसकी यूनिट होती है सेपल। दूसरा क्या है? कलरफुल पेटल्स, जो होती है कोरोला, जिसकी यूनिट होती है पेटल। तीसरा होता है एंड्रोशियम, जो ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, और इसमें सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमिन। उसके बाद में जो चौथा रॉल होता है वो होता है गाइनोशियम, द फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पिल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके, देखो ये तो आपको समझ में आ गया, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे अब हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। जो स्टेमिन है, स्टेमिन के आपने 2 पार्ट देखे। अगर मैं आपको एक स्टेमिन ड्रॉ करके दिखाऊं तो उसमें एक ये लॉन्ग स्टॉक है, ये देखो ये लॉन्ग स्टॉक है, और ऊपर एक ऐसा बल्ब है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टेमिन। अब जो स्टेमिन होती है उसमें जो ये लॉन्ग स्टॉक होती है, इट इज नोन एज फिलामेंट, एंड जो ऊपर बल्ब होता है, इट इज नोन एज एंथर, इट इज नोन एज एंथर। तो आपको ध्यान रखना है, मेल रॉल इज द एंड्रोशियम, उसकी यूनिट होती है स्टेमिन। स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, जो एक लॉन्ग स्टॉक है, इट इज फिलामेंट, एंड जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज एंथर। ठीक है, अब आ जाओ फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? पिस्टल या फिर कार्पिल, जो कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसे ही दिख रहा है ना कुछ, पिस्टल या फिर कार्पिल। तो ये पूरा है कार्पिल। अब जो इसमें प्लेटफॉर्म जैसा है ऊपर, दिस प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा। ये जो लंबी सी गर्दन है, नेक है, इट इज नोन एज स्टाइल। और जो नीचे बल्ज्ड पार्ट है, फूला हुआ पोर्शन है, इट इज नोन एज ओवरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। तो ये आपको क्लियर हो गए हैं मेल और फीमेल पार्ट्स, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। एक फ्लावर में क्या स्ट्रक्चर होता है मेल का, क्या स्ट्रक्चर होता है फीमेल का। मेल स्ट्रक्चर को स्टेमिन बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल स्ट्रक्चर्स को कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। साथ साथ में पेटल्स क्या होते हैं और सेपल्स क्या होते हैं, इतनी चीज़ें आपने फ्लावर में सीख ली, मतलब एक फ्लावर की स्टडी आप कर चुके हैं। देख लो, ये यहाँ पे गाइनोशियम और एंड्रोशियम का एक्सप्लेन किया हुआ है कि गाइनोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, जो मैं आपको पहले ही प्रीवियस वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम फाइनली आते हैं रिप्रोडक्शन। अगेन सारे जो अभी तक हमने डिवीजन पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है? रिप्रोडक्शन। तो सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें ये बात पता चल गई कि फ्लावर को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया गया, एंजियोस्पर्म्स प्लांट की कैटेगरी में इतने हाई-फाई इसलिए हो गए, क्यों हो गए? बिकॉज दे हैव फ्लावर। एंड फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि उसमें एक मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। Within the anther, the pollen mother cell divides by meiosis to produce microspore. Again, क्या होता है पूरा प्रोसेस? वैसे आपने जो अभी तक पढ़ा है डिटेल स्टडी वो करी हुई है आपने टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स है। बाकी रही बात एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स की जो डिटेल स्टडी होती है वो क्लास 12 के चैप्टर 1 में आपको दी गई है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी है। क्लास 11th के लिए अब ये बहुत ही शॉर्ट में आपका एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको अभी जितना है आपके सिलेबस में आपको उतना ही पढ़ना है। डिटेल स्टडी जो है एंजियोस्पर्म्स की आप क्लास 12 के सिलेबस में बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन जो एंथर होता है, बेसिकली एंथर, ये एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होती है पोलन मदर सेल। अब अगेन आपको पता है जिसकी मदर सेल है वो डेवलप होगा, तो पोलन मदर सेल किसके अंदर डेवलप है? एंथर के अंदर। उसमें होगा मियोसिस और डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बन गए? तो इसको या तो पोलन मदर सेल्स बोला जाता है या तो क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। या तो उसको MMC बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो उसको पोलन मदर सेल बोलते हैं, क्योंकि जो ये माइक्रोस्पोर्स बने हैं यही दिस माइक्रोस्पोर्स विल कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर बोलो या पोलन ग्रेन बोलो, कहीं ना कहीं एक ही बात हो जाएगी। वैसे कंसेप्ट ये है कि माइक्रोस्पोर कन्वर्ट्स इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर बने मदर सेल से, फिर उससे बन गए पोलन ग्रेन। अब क्या होगा? तो ये हमारे क्या बन गया? पोलन ग्रेन्स बन के रेडी हो गए, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट।
नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टल। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या बोला था, पिस्टल बोला था। उसमें क्या क्या था, उसमें एक नीचे सोलन ओवरी थी, बल्ज्ड पार्ट, फिर क्या था, बेस पर एक लॉन्ग स्लेंडर क्या था, नेक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल था, और ऊपर जो प्लेटफॉर्म था एक, उसको हमने बोला था स्टिग्मा। तो ये क्या थे, ये थे फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी कंटेन ओव्यूल। अब अगर मैं यहाँ फिर से एक बार एक डायग्राम आपको ड्रॉ करूँ, तो ये जो ओवरी है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल एक भी हो सकता है और ओव्यूल बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर फिक्स नहीं है कि एक ही होगा या बहुत सारे होंगे, ऐसा कुछ भी सेट नहीं है। एंड ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल। अब जैसे आपने देखा भी एंथर जो था, एंथर के अंदर कौन प्रेजेंट थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वैसे ही ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। तब जब मेगास्पोर मदर सेल है तो क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा और बनेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4, तो ऑब्वियस बात है मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बन गए। अब आगे की स्टोरी क्या है, माइक्रोस्पोर जो थे वो तो मैच्योर होके पोलन ग्रेन बन रहे, बहुत सारे बन जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 3 मेगास्पोर मर जाते हैं, 3 ऑफ देम डीजेनरेट। तो 3 मेगास्पोर तो यहाँ पे हो गए खत्म, मर गए। बचा एक मेगास्पोर, डिवाइड्स टू फॉर्म अ एम्ब्रियो सैक। अब जो ये एक जो बचा है मेगास्पोर, ये डिवाइड होता है फर्दर और बनाता है एम्ब्रियो सैक विच इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है एम्ब्रियो सैक। और अगर मैं बात करूं मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, वेरी गुड, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। किससे डेवलप हुए, खुद देख लो आप, स्पोर से डेवलप हुए हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो वही है, बस यहाँ पे गैमेटोफाइट का एक नाम रख दिया है जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। चलिए ठीक है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो गई। आगे देखेंगे, ये देखो डायग्राम देखो, दिस इज अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक ऐसा दिखता है। तो अब आपको दिख रहा है अगर ये एम्ब्रियो सैक में, तो इसमें कितनी सेल्स है टोटल, मैं आपको काउंटिंग सिखाती हूँ। 1 2 3, दिस वन इज 4, ये वाली, ठीक है ना, दिस इज 5, दिस इज 6, एंड जो बीच की सेल है दिस इज 7। मतलब कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर 7 सेल्स होती हैं। कितनी सेल होती हैं, 7, ठीक है, 8 नहीं बोलोगे, 7 सेल्स है। तो सेल तो हो गई 7। अब काउंट करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखो, 1 फर्स्ट सेल का, दूसरा दूसरी सेल का, तीसरा तीसरी सेल का, 3 हो गया, चौथा चौथी सेल का, पांचवा पांचवी सेल का, छठवां छठवीं सेल का, टोटल अभी हो गए 6 न्यूक्लियस। एंड जो 7th सेल है, ये बीच वाली बड़ी सी सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस है इसमें, 2। मतलब कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी कहानी पता चल गई कि जो एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें सेल कितनी होती हैं, 7 सेल्ड होता है, 7 उसमें सेल होती हैं। सेवन सेल्ड एंड न्यूक्लियस कितनी होती हैं, 8 न्यूक्लिएट। मतलब कि जो टिपिकल हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड, 7 उसमें सेल होती हैं, काउंटिंग मैंने आपको दिखाई। और लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, न्यूक्लियस उसमें होता है 8, क्योंकि बीच की जो एक सेंटर सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। अब चलो और कुछ सीखते हैं। जो ऊपर की 3 सेल्स हैं जो चलाजल एंड पे है, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। ये जो ऊपर की 3 सेल्स हैं ना, हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। बाकी जो नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स हैं, इनको हम साथ में मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं तीनों को, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में जो 4th नंबर की सेल है, 4th नंबर की सेल होती है एग, फीमेल गैमेट। और जो इधर वाली जो 2 सेल्स हैं आगे वाली, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सिनर्जिड्स। और जो सिनर्जिड होते हैं उसमें आपको ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसे हम, फिलीफॉर्म अपैरेटस।
तो हमें क्या समझ में आया, ऊपर साइड 3 सेल्स होती हैं जिन्हें बोल देते हैं एंटीपोडल, नीचे साइड 3 सेल्स होती हैं जिसे बोलते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में 3 सेल्स हैं जिसमें से एक को बोलते हैं एग, एक कौन सी है, फीमेल गैमेट एग, और दो कौन सी है, सिनर्जिड। सिनर्जिड में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस सेल इज अ सिनर्जिड, उसमें प्रेजेंट होंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब बच गई बीच वाली सेल, तो जो बीच में है तो इसलिए उसका नाम हो जाता है सेंट्रल सेल। क्या नाम हो जाता है उसका, सेंट्रल सेल। और उसमें ये जो है 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर सेल में, ये हो जाती हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो होप सो आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं भी हुआ है, फॉर चांस नहीं हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं, क्लास 12th वाले सेक्शन में प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की डिटेल वीडियोस। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो वहाँ पे लेक्चर 2 है मेगास्पोरोजेनेसिस, आप वो जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं लिंक मेंशन करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अगर यहाँ से डिटेल में वो नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ एकदम स्टार्टिंग में हम तो रूट्स एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। Each embryo sac has 3 celled egg apparatus। egg apparatus होता है जिसमें एक egg cell होती है और 2 synergid होते हैं, ठीक है। 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। 3 antipodal और 2 polar nuclei, ये आप समझ चुके हैं। The polar nuclei eventually fuse to produce a secondary nucleus। अब होता क्या है, जो बीच में जो polar nuclei होती है ना, 2 थी, वो अल्टीमेटली दोनों फ्यूज हो जाती हैं और बना लेती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती हैं जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई थी। पोलन ग्रेन आर डिस्पर्स फ्रॉम द एंथर। अब एंथर जो है ना, उसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे, वो आएंगे, विंड से भी आ सकते हैं, वाटर से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, और अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। अब जो स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा, ये जो प्लेटफॉर्म था, इस पर आके पोलन ग्रेन, यहाँ पर आके पोलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे, ठीक है, लैंड हो गए। अब क्या होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को डिस्क्राइब ऐसे किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का आना, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन आ गए। अब आगे क्या होगा, pollen grain germinate on the stigma and the resulting pollen tube grow through the tissues of stigma and style and reaches the ovule। अब देखो, सुनो, बहुत अच्छी कहानी, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक पढ़ के आए ना, 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, 2 सेल बीच में, यहाँ पे अंदर फीमेल गैमेट भी है, एग। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा पोलन ग्रेन यहाँ से आया है, ये पोलन ट्यूब, ऐसे लंबा सा एक ट्यूब बनाएगा जो सीधे जाता होगा हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ऐसा ट्यूब। और इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे 2 मेल गैमेट। इस ट्यूब के अंदर कौन आ जाएंगे, 2 मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट यहाँ पे एक है और यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो होगा वही, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। ओव्यूल तक यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या होगा आगे, आगे ये होगा, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एंटर हुआ, वेयर द 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। कितने मेल गैमेट, 2, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2 बनाए ना काले काले, तो 2 मेल गैमेट आ गए, आर डिस्चार्ज। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट सिनगैमी। अब देखो, 2 मेल गैमेट आए ना, तो मैं इधर समझाती हूँ ये वाला कंसेप्ट, आप इसको ऐसे ही समझ लो। 2 मेल गैमेट कितने आए हैं, ये फर्स्ट वाला मेल गैमेट है और ये सेकंड वाला मेल गैमेट है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट है वो चला जाएगा एग के पास। किसके अंदर चले गए, दोनों ही मेल गैमेट हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर चले गए हैं। ये देखो, ये है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर चले गए हैं, ठीक है, चले गए हैं। अब क्या होगा, जो पहला वाला मेल गैमेट है वो जाके किसके साथ में कंबाइन होगा, वो जाके कंबाइन होगा एग के साथ में, और एग के साथ में जो कंबाइन होगा वो बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और इस प्रोसेस को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ बोल देते हैं सिनगैमी। क्या बोल देते हैं हम लोग, सिनगैमी। ओके, सिनगैमी हो गया। अब और क्या होगा, सेकेंड वाला जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, तो चलो आगे देखते हैं। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। अब आपने देखा था वो जो सेंट्रल सेल थी, सेंट्रल सेल,
उसमें प्रेजेंट क्या था, उसमें पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी। जो सेंटर सेल थी, यहाँ पे देखो एक एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ मैं आपके सामने, ऐसे ही था कुछ, 3 सेल ऊपर एंटीपोडल, 3 सेल नीचे एग अपैरेटस, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, और बीच में ये दोनों क्या थी, बीच में ये दोनों थी हमारी पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई कैसी हो गई थी, 2n बन गई थी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गई थी। अब जो ये दूसरा वाला मेल गैमेट है, ये जाके किससे फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। किससे फ्यूज होगा जाके, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, सेकेंड वाला जो मेल गैमेट है ये फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई, मतलब सेंटर सेल में जो 2 न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज होगा, और ये मिलके क्या बनाएगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। और आप खुद सोचो, देखो खुद सोचो, फर्स्ट वाला जो आया, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट है वो कैसा है, N हैप्लॉइड, एग कैसा है, N हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा बनेगा, 2N डिप्लॉइड। ठीक है, आप सीख गए। जो सेकेंड मेल गैमेट आया वो भी कैसा है, हैप्लॉइड, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेरी गुड, वो है डिप्लॉइड, 2N। तो आप बताओ मुझे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा 3N, ट्रिप्लॉइड। कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, ये सारी स्टोरी आपको क्लियर हुई कि नहीं। अभी बता देती हूँ, एक और चीज़ सुन लो। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार हुई है सिनगैमी, और ये जो हुआ है यहाँ, इसको बोला जाता है, जो सेकंड वाला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन। तो आपने देखा यहाँ पर पहली चीज हुई है सिनगैमी और दूसरी चीज हुई है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलने लगते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारे एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो समझाती हूँ मैं आपको फिर से। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन हो रहे हैं ना, 2 फ्यूजन, एक कौन सा, सिनगैमी फर्स्ट गैमेट का एग के साथ, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन किसका, सेकेंड वाले मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। दिस इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और ये इवेंट यूनिक है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही ये होता है। ठीक है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ उसमें एक सीड भी, एक कॉटिलिडन भी हो सकता है और 2 कॉटिलिडन भी हो सकता है। अगर एक कॉटिलिडन हुआ तो वेरी गुड, मोनोकॉटिलिडन, और अगर 2 कॉटिलिडन हुए तो डाइकॉटिलिडन बोलेंगे। PEN, जो PEN बना अब उसके साथ क्या होगा, तो PEN जो है वो आगे चल के बन जाएगा एंडोस्पर्म। बाप बोलोगे एंडोस्पर्म का क्या काम है, तो एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जाइगोट बन गया एम्ब्रियो और PEN बन जाएगा हमारा क्या, बन जाएगा एंडोस्पर्म, जो देगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन। ठीक है, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो भी चीज़ें बची हैं वो सब क्या होंगी, वो सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बन जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओवरी जो होती हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। These seeds are enclosed by fruit। अब जो ये सीड्स हैं यहाँ पे ये नेकेड नहीं है, आ रही है ना आपको बात समझ में, यहाँ पे सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा पूरा फ्रूट, ओवरी की कवरिंग होगी। ठीक है, तो ओवरी की कवरिंग इज द फ्रूट। तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स हैं वो बन जाते हैं सीड, और जो ओवरीज हैं वो बन जाती हैं हमारी फ्रूट। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एंजियोस्पर्म्स हैं, तो जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर कवर्ड। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. This form haploid and diploid plant bodies. Haploid bodies are called gametophyte, produces gametes by mitosis. तो अब मेरी बात सुनो, जो प्लांट लाइफ साइकिल और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मैंने वो आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, बट NCERT जो बुक है वो आपको एंजियोस्पर्म्स के बाद प्लांट लाइफ साइकिल्स आपको एक्सप्लेन करता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
तो मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो पहला पार्ट 1 वीडियो है ना इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज गैमेटोफाइट, व्हाट इज स्पोरोफाइट, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, डोमिनेंट फेज क्या होता है, रेसेसिव फेज क्या होता है, ये सब बातें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप वो वाली वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। After fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce diploid plant body sporophyte। तो जो आपको पता है diploid plant body होती है वो sporophyte होती है। और फिर क्या होता है, जो sporophyte होता है वो spores प्रोड्यूस करता है। spores जो होते हैं उसमें mitosis होता है और वो haploid plant body बना लेते हैं। During the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametophyte and sporophyte। तो alternation of generation जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। किस किस के बीच में? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।